नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 4th चैप्टर। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। किताबों से मतलब यहाँ पर ऋग्वेद का जिक्र है और कब्रों से मतलब यहाँ पर जो महापाषाणिक संस्कृति में जो कब्र मिली हैं जिस पे बड़े बड़े पत्थरों से वो ढकी हुई थी उनके बारे में जिक्र है। काफ़ी शॉर्ट में बताई गई है लेकिन मैं इसमें काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर मैं बुक में से ही आपको जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है और जो एक्स्ट्रा बातें मैं इसमें ऐड करूँगा वो सब आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा वो जो मैंने वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए थे उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो भी मैं इसके लास्ट में ही अटैच कर दूंगा साथ में, ताकि आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना पड़े। तो एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बन जाएगा। तो पहले मैं समझाने के लिए मैं बोर्ड पे आया हूं कि कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताऊं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को आप दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है वैदिक काल, कह दीजिए आप इसको ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यह सामान्य परिचय शायद आप जानते होंगे। ऋग्वैदिक काल में जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और उत्तर वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद हैं या इसके अलावा और जो हैं आरण्यक हैं, उपनिषद हैं या जो ब्राह्मण हैं उनकी जो रचनाएं हुई उसके बारे में आप देखते हैं। लेकिन ऋग्वेद को भी यदि आप देखें तो ऋग्वेद भी कंप्लीट एक समय में नहीं रचा गया है, इसका कालखंड भी कई वर्षों का माना गया है। इसके भी जो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर, उस ऋग्वेद के 10 मंडलों में से ऋग्वेद के टोटल मंडल हैं 10 में से 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो तो पहले रचे गए हैं, और पहला 8वां 9वां और 10वां बाद के हैं। उसकी जो भाषा शैली है, उसमें जो लिखने का तरीका है, उसको यदि देखें तो 2 से 7 वाला जो मंडल है वो प्राचीन है, और पहला 8वां 9वां 10वां उसमें बाद में ऐड किए गए हैं। लेकिन यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो वेद लिखे गए हैं ये उस समय लिखे नहीं गए हैं, यानी लिपि तो तब थी ही नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ये मन ही मन याद करवाए जाते थे, कंठस्थ करवाए जाते थे विद्यार्थियों को। वो अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखाते थे, फिर उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को। और उसके बाद में जब भारत में लिपि का विकास हुआ है, भारत में इससे पहले लिपि हड़प्पा सभ्यता के दौरान थी लेकिन जिसको कोई पढ़ नहीं पाया, तो इसको बाद में लिपिबद्ध किया गया। काफी सालों बाद में, लगभग 1000-1500 वर्ष बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया है। तो ये मन ही मन याद करते थे विद्यार्थी अपने गुरुओं के माध्यम से, और आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करते थे। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो यह है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय। अब यहां पर 1000 ईस्वी पूर्व में ऐसा क्या बदलाव आ गया। 1000 ईस्वी पूर्व की जो स्थितियां हैं वो बदल गई हैं। जैसे आप सामान्य तौर पर देखें, लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी लोहा धातु। इससे पहले तांबे का पता है, कांसे का पता है, सोने का पता है, चांदी का पता है, लेकिन लोह धातु काम में नहीं ली जाती थी। अब लोहे का पता होने लग गया। हालांकि बड़े स्तर पर लोहे का प्रयोग होने में 1000 से भी बाद में 200-300 वर्षों का और समय लग जाता है, लेकिन लोहे का पता चल जाता है। फिर ऐसे स्थानों पर भी खेती की जा सकती है जहां पर जंगल है, क्योंकि लोहे के जो औजार हैं उनके माध्यम से जंगलों का सफाई किया जा सकता है। लोहे के हल से जमीन को खोदकर खेती की जा सकती है। तो ये एक जरूरी बदलाव यहां पर आया है। इसके अलावा इनकी सोसाइटी में भी देखें तो बहुत सारे बदलाव हैं। उन बदलावों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका इतिहास विषय नहीं रहा है, जो मूल रूप से इतिहास नहीं पढ़ते आ रहे हैं, उनको इन बदलावों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनको पता नहीं होता। यदि आप ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहां पर मैं सामान्य तौर पर आपको बताऊं, पशुपालन पर आधारित उनकी व्यवस्था है। हालांकि वो कृषि की जानकारी तो उनको है, लेकिन इनकी जो सारी व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित नहीं है, ये पशुपालन पर आधारित इनकी संस्कृति है सारी। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो आपको गायों का महत्व समझ में आएगा। यानी पशुपालकों के लिए गाय बहुत जरूरी है। युद्ध भी होते थे वो, उसमें भी वो कहते थे कि इतनी गायें लूटी, 1000 गायें हाथ आई, 5000 गायें हाथ आई। और लड़ाइयाँ गायों के लिए होती थी, घोड़ों के लिए होती थी। जमीन के लिए लड़ाइयाँ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी। एक दाशराग्य युद्ध मिलता है आपके इसके अंदर ऋग्वेद काल में, दाशराग्य युद्ध, जिसमें राजा सुदास है वो 10 राजाओं को हराता है। राजा सुदास 10 राजाओं को हराता है। एक नदी के अंदर कोई जलाशय, बांध जैसी कोई संरचना है, उसको तोड़कर, और वो उस पर हमला करता है। इस प्रकार से उसकी स्टोरी दे रखी है ऋग्वेद के अंदर।
तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जो सभ्यता है ऋग्वैदिक काल के दौरान, यहां पर पशुपालन आधारित है और यहां पर आते आते ये कृषि आधारित हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पशु नहीं पालते, पशु तो पालते ही हैं, लेकिन उनका मुख्य जो जरिया है वो कृषि है। पहले इनका मुख्य जरिया पशुपालन है। ये कुछ जरूरी बदलाव आपको समझने हैं। राजा का कॉन्सेप्ट, ऋग्वेद में आपको बहुत बार राजा का नाम मिलता है, राजन शब्द मिलता है, लेकिन एक राजतंत्रीय व्यवस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए वो यहां पर पूरा उपस्थित नहीं है। एक बड़ा इलाका उनके अंडर में हो, उनकी व्यवस्थित राजकोष मतलब चलाने के लिए उनका एक टैक्सेशन सिस्टम हो, नियमित एक सेना हो उनकी, उनको फॉलो करने वाली प्रजा हो, ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं राजतंत्रीय व्यवस्था में, लेकिन वो सारे यहां पर नहीं है। तो एक आप मान सकते हैं कि कबीले के सरदार के रूप में ही, एक अपने दल के पति के रूप में, दलपति के रूप में, या विषपति, आप उसको विषपति कहते थे राजा को, विषपति के रूप में राजा का कॉन्सेप्ट यहां पर दिखाई देता है। यानी कुछ लोगों के समूह का जो मुखिया है वो राजा की तरह आप मान सकते हैं, उसी के लिए राजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो राजा का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं, अश्वमेध जैसे यज्ञ करने लगे हैं, वाजपेयी यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, राजसूय यज्ञ के बारे में सुना होगा, राष्ट्र की, राज्य की, इस प्रकार की बातें होने लगती हैं। तो अब राजा के पास में बड़ा एरिया होता है, लेकिन फिर भी यदि आप देखेंगे तो आप मध्यकाल के दौरान जो राजतंत्रीय व्यवस्था देखते हैं वैसी राजतंत्र की व्यवस्था यहाँ नहीं है, उतना शक्तिशाली भी यहाँ पर राजा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर जैसे आपने सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं सुनी होंगी, सभा और समिति, और यदि आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो आपको विदथ नाम की एक संस्था देखने को मिलती है, विदथ नाम की संस्था। उत्तर वैदिक काल में इस संस्था का नाम नहीं मिलता, हमें सभा और समिति, जिसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां इसको कहा गया है। सभा और समिति क्या है उसके बारे में आपको किताबों में काफी सारा विवरण मिल जाता है। काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल ने अपना जब मत दिया सभा और समिति को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह उच्च सदन और निम्न सदन की तरह है, उच्च सदन और निम्न सदन जैसी व्यवस्था है। उन्होंने तुलना कर दी जो आधुनिक दो सदनीय व्यवस्था थी जो यूरोप से स्टार्ट होती है, उससे इसकी तुलना कर दी कि भाई वो उन्होंने क्यों प्रयास उनका क्या था, उनका प्रयास ये था कि यूरोप से पहले भारत में ये जो द्विसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है या राजतंत्र पर नियंत्रण के लिए जो सदनात्मक प्रणाली है, ये प्रणाली भारत में शुरू हुई और उस समय के राष्ट्रवादियों ने उनको हाथों हाथ लिया, उनके जो विचार है उनका प्रचार प्रसार किया, लेकिन तथ्यों के आधार पर इनके ये जो बातें हैं वो प्रमाणित नहीं होती। ये उच्च सदन और निम्न सदन जैसी व्यवस्था नहीं है। यहां पर आपको सभा में मधवन या माधवन बोलते हैं उनको, जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन आप मान सकते हैं, यहाँ पे जो मुख्य व्यक्ति थे उनकी एक सभा होती थी जिसमें आमोद प्रमोद के काम भी होते थे, पासे का खेल भी खेला जाता था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जो समिति है उसमें राजा तो भाग लेता ही था, लेकिन उनके जो कुल के सारे लोग हैं, उनके जो विश्व के सारे लोग हैं, वो सभी लोग उसमें भाग लेते थे। राजनीतिक वाद विवाद हुआ करते थे, चर्चाएं हुआ करती थी। यहाँ तक कि एक जगह तो उदाहरण ये भी मिलता है कि एक राजा जिसको निर्वासित कर दिया गया है उसको वापस कैसे लाया जाए, उस पर भी विचार हो रहा है इस समिति के अंदर। तो इस प्रकार से सभा और समिति दो व्यवस्था देखने को मिलती है और इनके उदाहरण यदि हम देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इनका राजतंत्र पर कुछ अंकुश था, यानी राजा निरंकुश नहीं था। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था में आपको यहां पर काम के आधार पर मुख्य तौर पर ब्राह्मण मिलते हैं जो वेदों को पढ़ते हैं, यज्ञ करवाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। दूसरा आपको राजा जो क्षत्रिय हैं उनका कॉन्सेप्ट मिलता है, जो लीडर के रूप में काम करते हैं, अपने कबीले के सरदार के रूप में। उत्तर वैदिक काल के में आते आते आपको दिखाई देगा कि चार वर्ण वो जन्म के आधार पर स्थायी हो जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम ज्ञान अर्जित करना, उसके बाद में यज्ञ वगैरह संपादित करवाना। क्षत्रियों का काम नेतृत्व करना, सुरक्षा करना, इस प्रकार के काम। वैश्यों का काम वो या तो व्यापार करते हैं या कृषि करते हैं। और शूद्रों का काम वो ऊपर के जो तीन वर्ग हैं जिनको द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहते हैं, तो उन तीनों की सेवा करना, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा पारिवारिक संस्था की आप बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज है उत्तर वैदिक काल में भी और ऋग्वैदिक काल में भी।
परिवार का मुखिया पुरुष है, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। इस प्रकार की बातें यहां पर आपको इन दोनों ही कालखंडों में देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं एक बेसिक जानकारी के रूप में, जिनको आपको समझना आवश्यक है। यदि आप इनको नहीं समझते हैं, जैसे आपको यही नहीं पता है कि किस कालखंड में कौन सी धातु का प्रयोग होता था, किस कालखंड में कौन से मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था, समाज की व्यवस्था कैसी थी, तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि ज्ञान पर आधारित होते हैं, एक तो होता है मतलब सीधा ही आपको फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको फिर नहीं समझ आते, क्योंकि कई बेसिक बातें होती हैं जो आप मिस कर जाते हैं। तो ये बातें हैं। अब मैं किताब में से ही आपको वीडियो में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ाऊंगा, आप घबराइए नहीं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ताकि ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। और से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ये जो शुरुआती बातें हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में यहाँ बताया गया है कि आपने वेदों के बारे में सुना होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यहाँ पर चारों वेदों के नाम बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। जैसे मैंने आपको 1500 ईस्वी पूर्व से इसकी रचना का काल बताया, तो 1500 में 2000 ये जो ईस्वी जोड़ देंगे तो 3500 साल पुरानी बात हो गई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जो हम 1028 सूक्तों की बात करते हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये तो हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि हम किताबों का अध्ययन करें तो आपको ऋग्वैदिक काल के 3 प्रमुख देवता दिखाई देते हैं, इंद्र, अग्नि और वरुण। यहां पर आपको दिया गया है इंद्र, अग्नि और सोम। तो लेकिन तीसरा प्रमुख देवता वरुण है। हालांकि सोम भी एक प्रमुख देवता है, लेकिन उनका नंबर इनके बाद ही आएगा। तो इंद्र, अग्नि और वरुण। इसी प्रकार से आप उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो इन देवताओं का महत्व कम हो जाता है और हमें प्रजापति या ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नाम के 3 देवताओं का महत्व अधिक दिखाई देता है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद की यहाँ पर बात चल रही है तो ऋग्वेद में खास तौर से ये बताया गया है कि मुख्य तौर पर 33 देवी देवता हुआ करते थे, जिनमें से तीनों कालों में 11-11 थे। तीनों जो लोक हैं उनमें 11-11 थे। जैसे 3 लोक कौन से हैं? अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। अंतरिक्ष के प्रमुख देवता बताए गए हैं इंद्र, रुद्र और प्रजापति। द्यू स्थान यानी आकाश के प्रमुख देवता बताए गए हैं द्योस, वरुण, मित्र और विष्णु। पृथ्वी के प्रमुख देवता बताए गए हैं अग्नि, सोम और बृहस्पति। इनके अलावा भी और नाम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन खास बात जो आपको ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल में देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर आपको मंदिर और मूर्ति पूजा नहीं होती दिखाई देगी, अनुपस्थित है। वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति पूजा है। जो धार्मिक कार्य हैं वो यज्ञ जैसे कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के रूप में होते हैं। जो सोम देवता भी बताया गया है और सोमरस जिसका देवता पान करते थे, उसकी आजकल पहचान इफिड्रा नामक पौधे से की जाती है कि वही वो सोमरस है वो इफिड्रा नामक पौधे से बनता था। हालांकि ये विवादित है, लेकिन सामान्य तौर पर इसी पौधे से सोमरस बनाए जाने की बात मानी जाती है। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, यानी पढ़ने पढ़ाने का अधिकांश काम पुरुष करते थे। हालांकि अपवाद के रूप में हमें महिलाओं के नाम भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, लेकिन वो प्राक संस्कृत है या उसको वैदिक संस्कृत कहेंगे। जो आज हम विद्यालयों में पढ़ते हैं सामान्य तौर पर, वो संस्कृत वो नहीं है, उससे थोड़ी सी वो जटिल है। संस्कृत और अन्य भाषाओं की उत्पत्ति। ये जो भाषाएं हैं ये भारोपीय भाषा परिवार की यानी इंडो यूरोपियन, भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। जैसे भारत की और भी बहुत सारी भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और अन्य और एशियाई भाषाएं जैसे फारसी। यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि भारोपीय भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी इनका ये माना जाता है कि आप शुरुआत यदि इनकी मानेंगे तो किसी एक भाषा से ही इनकी उत्पत्ति धीरे धीरे हुई है, जो अलग अलग भागों में फिर बाद में बढ़ती गई। कहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो एक विवादित विषय है। जैसे इसके कुछ शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं कि मातृ शब्द संस्कृत का, माँ हिंदी का और मदर अंग्रेजी का शब्द देखो एक जैसे से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से आप जो भुर्ज वृक्ष है उसके लिए अंग्रेजी में बर्च शब्द का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से कहीं पर बर्चो, कहीं पर बर्ज। अलग अलग भाषाओं में यदि आप जर्मन देखेंगे, आप स्लाव कोई भाषा देखेंगे, आप बाल्टिक एरिया की भाषा देखेंगे, तो बहुत सारी भाषाओं में लगभग एक जैसा सा शब्द ही भुर्ज वृक्ष के लिए देखने को मिलता है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि इन भाषाओं की उत्पत्ति एक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो इसके आधार पर, भुर्ज वृक्ष के आधार पर भी जाइल्स ने कोशिश की थी कि भारोपीय भाषा
कहाँ से शुरू हुई उसका मूल स्थान पता लगाया जाए, लेकिन बाद में उनका खंडन कर दिया गया कि इनका जो तरीका है ये ठीक नहीं है। इसके अलावा कई अन्य भाषाएं हैं भारत में, वो भारोपी भाषा परिवार की नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। अलग अलग ये बांटी गई हैं भाषाओं के समूह। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। पढ़ा किसको जाता है? जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। वैसे ही आप बोलकर जो सुनते हैं उसको याद करते हैं, उसको आप पढ़ना नहीं कहते, उसका उच्चारण करके उसको याद करना हो गया वो। तो ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था, क्योंकि लिखा हुआ कहीं पर था ही नहीं। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। और मुद्रण की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, तो इसका 150-200 साल पहले ही इसकी प्रिंटिंग हुई है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियां दे रखी हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद का एक ऐसा बताया गया है कि उसके जो सूक्त हैं वो कई सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं। और यहाँ पर एक वार्तालाप अपनी बुक में दिया गया है, जहाँ पर विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक संवाद दिया गया है। यहाँ पर वो आप संवाद देख सकते हैं, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में। ये विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में संवाद किसमें दिया गया है? ऋग्वेद के अंदर। यहाँ पर एक बात दी गई है कि गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, ज़्यादा बार उल्लेख होता है सरस्वती का, सिंधु का और उसकी सहायक नदियों का। क्योंकि आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो वो कहाँ रह रहे हैं? वो सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे हैं, जहाँ पर सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो धीरे धीरे हरियाणा से आगे की ओर गंगा नदी की घाटी में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बताया कि जंगल साफ करना, ज़मीन को खोदकर हल के माध्यम से, लोहे के हल के माध्यम से खेती करना आसान हो गया। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गए, गंगा के मैदान की ओर। तो आपको ऋग्वेद में जब सप्त सिंधु प्रदेश में वो रहते हैं तो वहाँ पर गंगा और यमुना उनके लिए ज़्यादा महत्व की नहीं है और उसके आसपास बहती भी नहीं है वो, उन्होंने सिर्फ उसका नाम ही सुना है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। हालांकि आपको कई किताबों में यमुना का उल्लेख 3 बार देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया गया है एनसीईआरटी में। आज सुबह में रणवीर चक्रवर्ती की जो इतिहास की किताब है वो पढ़ रहा था, उसमें भी एक ही बार दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर ऋग्वेद की जो एक प्राचीनतम पांडुलिपि मिली है वो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई एक पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। और जब 150 साल पहले ऋग्वेद को छापा गया, प्रिंटिंग किया गया, तो तब भी इसी जो पांडुलिपि है उसका उपयोग किया गया। और अभी ये पांडुलिपि देखेंगे आप, अंग्रेजी अनुवाद भी इसी से किया गया। ये पांडुलिपि अब महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक संग्रहालय में, एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। आप जो आर्य हैं, वैदिक सभ्यता के जनक जिनको माना जाता है, आप उनके जैसे उनकी समानता ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से भी की जाती है। कहीं पर भी आप आर्यों की संस्कृति देखेंगे तो वहाँ पर आपको मवेशियों का, घोड़ों का और रथों का महत्व दिखेगा। यानी जो खास तौर से गाय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो मुख्य पेशा मैंने आपको बताया पशुपालन था और गाय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। घोड़े उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि घोड़े और रथ उनकी गति के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, युद्धों में उनके बहुत काम आते थे। तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। बच्चों में भी खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए, वो घोड़ों की प्राप्ति के लिए, गायों की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए कई सारी ऋचाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयों में। लेकिन ये ज़्यादा बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जैसे आप ऋग्वैदिक काल की जो संस्था है विदथ, उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी उल्लेख मिलता है कि विदथ में धन का बंटवारा किया गया, जो जीता गया धन था युद्ध में। जो यज्ञ होता था, यज्ञ में आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों, यानी वो व्यक्ति जो उनका नेतृत्व कर सके, जो कि बहादुर हो, उसको वो अपना सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों में देखिए, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, वो पुरोहित जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा शब्द आपको देखने को मिलता है राजा, लेकिन ये वैसे राजा नहीं थे जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे,
बड़ी राजधानी और महल नहीं है और शहर वहाँ पर है ही नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि हड़प्पा सभ्यता में आपको शहर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईस्वी पूर्व के जो महाजनपद काल आता है उसमें आपको शहर देखने को मिलते हैं। ये जो बीच का काल है इसमें शहरीकरण के अवशेष आपको नहीं मिलते। न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, यानी उनके पास स्थायी सेना नहीं है, टैक्सेशन सिस्टम उनका कोई भी नहीं है और मृत्यु के बाद में उसका बेटा ही शासक बने ये भी जरूरी नहीं है। यानी वंशानुक्रम के आधार पर राजा का पद नहीं मिलता था ऋग्वैदिक काल में। उत्तरवैदिक काल में वंश के आधार पर राजा का पद मिलने लग गया था बेटे को। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु वो लोग जो यज्ञ नहीं करते थे या जो दूसरी भाषाएं बोलते थे आर्यों के अलावा, जो संस्कृत नहीं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का प्रयोग होने लगा, किसके लिए? गुलाम के लिए। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरीके का विकास हो रहा था, महापाषाणिक संस्कृति का। जैसे ऋग्वेद का, मैंने आपको ऋग्वेद और उत्तरवेद दोनों आपको बताऊं तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का वैदिक काल हो गया। इसी दौरान आप 1000 ईस्वी पूर्व से एक जो फर्स्ट सेंचुरी एडी आएगी उसका आप काल देखेंगे तो भारत के कई हिस्सों में आपको महापाषाणिक संस्कृतियां देखने को भी मिलती हैं। उसमें आपको खासतौर से दक्षिण भारत में भी देखने को मिलती हैं, उत्तर भारत में भी देखने को मिलती हैं, मध्य भारत में भी देखने को मिलती हैं, पश्चिमी भारत में भी देखने को मिलती हैं। उसकी पहचान कैसे होती है? बड़े बड़े पत्थरों वाली कब्रों से। उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ये शिलाखंड महापाषाण, महा प्लस पाषाण, इसका जो मेगालिथ नाम है, मेगा प्लस लिथिक यानी बड़ा पत्थर, ग्रीक शब्द है मेगा और लिथोस, उससे बड़ा पत्थर शब्द आता है। तो बड़े बड़े पत्थरों वाली कब्रें हैं, इसी से इस संस्कृतियों की पहचान की जाती है। तो ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। मैंने आपको बताया था ना 1000 ईस्वी पूर्व, और अभी 2000 ईस्वी चल रहा है तो 2000 और 1000 3000 हो गया। तो 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिए गए हैं, जो कि पिछले चैप्टर में था। उसमें 2 ही स्थान दिए गए हैं, एक तो तमिलनाडु का आदिचन्नलूर और एक कर्नाटक का ब्रह्मगिरी। ये 2 स्थान महापाषाणिक स्थल दिए गए हैं। सामान्य तौर पर आप इतिहास की, प्राचीन भारत की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत स्थान मिल जाएंगे। उसमें से मैंने कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सामान्य तौर पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में आदिचन्नलूर, सनूर, उरैयूर और पय्यमपल्ली। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, पिकलीहल और संगनकल्लू। महाराष्ट्र में नायकुंड, महूरझारी और जूनापानी। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा। केरला में मनगडू। ये इंपॉर्टेंट स्थान है। इसके अलावा भारत के किन और राज्यों में अवशेष मिले हैं? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर अभी वैसे राज्य नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं महापाषाणिक संस्कृतियों के अवशेष, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी कई तो बड़े पत्थर बाहर ही दिख जाते हैं, कई जमीन की खुदाई के बाद में मिलते हैं। यहाँ पर एक कब्र दी गई है, देखिए, बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई। यहाँ पर एक पोर्ट होल दिया गया है। इस पोर्ट होल का पत्थर हटाने पर नीचे और कब्रें मिलती थी, मतलब जगह मिलती थी जहाँ पर एक परिवार के ज़्यादा लोगों की भी कब्रें बनाई जाती थी। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ऐसे पत्थर जहाँ पर मिले उससे उनका अंदाजा हो जाता था कि भाई नीचे खुदाई करने पर कब्रें मिलेंगी। देखिए यहाँ पर ये जो एक ताबूत बनाया हुआ दे रखा है, एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जिसमें शायद उनके परिवार के और लोगों की कब्रें भी नीचे जाने पर दिखाई देती हैं बहुत सारे स्थानों पर। कुछ जो कब्रों से सामान मिले हैं, जैसे घोड़े से संबंधित ये सामान दिया गया है, यहाँ पर कुल्हाड़ी दी गई है, यहाँ पर एक कटार दी गई है। अब इन कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। कौन से मिट्टी के बर्तन महापाषाणिक संस्कृति में आपको देखने को मिलेंगे? ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल काले मिट्टी के बर्तन। अब ये जो लाल काले मिट्टी के बर्तन हैं, BRW कल्चर इसको आप बोलेंगे, BRW मृत भांड, या इसके अलावा PGW है, NBPW है। तो इस प्रकार के जो मृत भांडों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था, मृत भांड संस्कृतियाँ, उसमें मैंने आपको बेसिक एकदम बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जो वैदिक सभ्यता के भी वीडियो हैं उनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ही डाल दूंगा। इसमें ऐड करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो देखे भी होंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 वैदिक सभ्यता के और एक ये जो मृतभांड संस्कृतियों वाला है, ये पांचों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जरूर देखें। इसके साथ ही इन कब्रों में आपको लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने भी मिल जाते हैं।
लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। अब सामाजिक असमानताओं का पता कैसे चलता है? जैसे मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में भी एक 12th के वीडियो में बताया था कि वो कौन से मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। यदि फायोंस से बने हुए इस्तेमाल करते थे तो वो थोड़े महंगे होते थे, कम मात्रा में बनते थे तो अमीरों के होंगे। इसके अलावा दूसरा सामाजिक विषमता को पहचानने का कब्र एक तरीका है, जो मैं कहने हड़प्पा सभ्यता में भी आपको बताया था 12th क्लास के वीडियो में। तो सामाजिक असमानताओं के लिए यहाँ बताया गया है कि जो कब्र है उसको आप देखिए। यदि कब्रों में महंगी चीज़ें हैं, कुछ कब्रों में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि ज़्यादा महंगी नहीं है, तो उससे पता चलता है कि समाज में अमीर और गरीब हुआ करते थे, या कोई सरदार था, कुछ उसके अनुयायी हुआ करते थे। एक ब्रह्मगिरी आप खोजने को कह रहे हैं नक्शे में, जो दूसरे चैप्टर में आया था, नहीं तीसरे चैप्टर में शायद। वो ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। किस महापाषाणिक स्थल से एक कब्र में 33 सोने के मनके पाए गए हैं? तो आप ब्रह्मगिरी उसका उत्तर चुनेंगे। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? जैसे कि मैंने आपको बताया, पोर्ट होल के रास्ते नीचे एक कमरा सा भी बना होता था, उसमें एक से अधिक कब्रें भी थी। तो ऐसा लगता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक स्थान पर दफनाने के लिए इतने बड़े स्थान चिन्हित किए जाते थे। उसके ऊपर पत्थर इसलिए लगाए जाते थे पहचान के लिए कि भी पिछली बार कहाँ दफनाया गया है। तो ये बातें दी गई हैं। अब एक ताम्र पाषाणिक काली बस्ती का नाम दिया गया है इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में है, जिसको आजकल आप पूना कहते हो, नहीं पुणे कहते हैं, पहले पूना कहते थे। तो पुणे में है। और इनाम गांव ताम्र पाषाणकालीन एक महत्वपूर्ण बस्ती है, सबसे इंपॉर्टेंट ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। और इसकी खुदाई दक्कन कॉलेज द्वारा करवाई गई थी। M.K. धवलीकर, H.D. सांकलिया और J.D. अंसारी के नेतृत्व में 1968 से 1983 में इसका उत्खनन करवाया गया। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद है और इसके चारों ओर खाई खोदी गई है, खाई से घिरी हुई है बस्ती। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर है इनाम गांव। पुणे में भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। अब 3600 से 2700 साल आपको याद नहीं, इस प्रकार से नहीं, आप ईस्वी पूर्व में याद करें कि किस सन में हुआ था। तो इसके 3 कालखंड आप इनाम गांव के याद रखने हैं आपको। पहला कालखंड 1600 से 1400 ईस्वी पूर्व का है, जो कि मालवा संस्कृति से संबंधित है। दूसरा कालखंड 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व का है, जो कि जोरवे संस्कृति के प्रारंभिक काल से संबंधित है। और तीसरा कालखंड 1000 से 700 ईस्वी पूर्व का है, जो कि जोरवे संस्कृति के अंतिम चरण से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कब्रों की एक विशेषता है इनाम गांव में कि यहाँ पर लोगों को गड्ढों में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था, जो कि सामान्यतः दफनाया ही जाता है वयस्क लोगों को। उनका सिर हमेशा उत्तर की ओर होता था, ये बहुत जरूरी बात है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे कि भी मृत्यु के बाद के जीवन की आशा उनको रहती थी कि हो सकता है उनको अपनी यात्रा के दौरान या पुनर्जीवन के दौरान इन चीज़ों की जरूरत पड़ जाए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एक आदमी का 5 कमरों वाला एक मकान के अंदर दफनाया हुआ शव मिला है। 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े संदूक में उसको दफनाया गया था 5 कमरों वाले मकान के आंगन में। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। कहाँ से मिला है ये? इनाम गांव से। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? यहाँ पर यह बताया गया है कि कंकालों का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल है, खासतौर से यदि वो बच्चों के हो, क्योंकि यदि वयस्क पुरुषों और महिलाओं के हैं तो उनके कमर के आसपास का हिस्सा देखकर ये पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उनका जो बनावट है वो डिफरेंट है, क्योंकि सिर्फ हड्डियां मिली हैं। तो हड्डियों के ढांचे को देखकर पता लगाया जा सकता है कि महिला ये पुरुष है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनकी शारीरिक बनावट भी एक जैसी है। जो स्त्रियों के जो शरीर की भिन्नता है वो भी छोटे बच्चों में प्रदर्शित नहीं होती। तो उसके छोटे बच्चों के कंकाल को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये बच्चे का है या बच्ची का है। लेकिन सामान्य तौर पर एक तरीका यह भी देखा जाता है कि भाई गहनों से देखा जाए, लेकिन गहने पुरुष भी पहना करते थे तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ बातें यहाँ पर की गई हैं। तो हड्डियों की जांच की जाती है, उसके लिए ये बात यहाँ पर दी गई है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे दिए गए हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि कौन सी फसलें, कौन से जो अनाज है वो पाए गए हैं। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और हड्डियों पर काटने का निशान मिला है, जिससे पता चलता है कि वो हड्डियों को, मतलब जानवरों का मांस खाते होंगे, खाते समय हड्डियों पर दांत लग गए। इसके अलावा जानवर बहुत सारे दे रखे हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये इतना सारा हम याद भी नहीं रख सकते, सारे ही आ गए इसके अंदर। तो इसके अलावा बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती थी। अब एक अन्यत्र, जैसे कि हर चैप्टर में होता है, विश्व का एक उदाहरण दिया जाता है। तो चीन का उदाहरण दिया गया है कि चीन में लेखन कला का विकास हो गया था और वहाँ पर जो लिखी हुई बातें हैं वो बहुत सारी हड्डियों पर भी मिली हैं। हड्डियों पर क्यों लिखते थे? उनको भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहती थी, जो फ्यूचर बताती हैं। यानी भविष्यवक्ता हड्डियों पर कुछ प्रश्न लिखते थे कि भाई
क्या ये राजा युद्ध जीतेगा, क्या फसल अच्छी होगी, क्या पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा लिखकर वो उस हड्डी को आग में डाल दिया करते थे। और आग में डालने के बाद में जब गर्मी से वो हड्डियां में दरार पड़ जाती थी चटकने के कारण, तो उन दरारों का अध्ययन वो किया करते थे और उसके आधार पर वो भविष्यवाणी किया करते थे और भविष्य के प्रश्नों का जवाब दिया करते थे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं, और वो जो 4-5 वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो हो सकते हैं, और उनका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।